हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, भाग 3 है हमारा आज सामान्य ज्ञान का। देखिए, हमारा 1000 प्रश्नों का भंडार चल रहा है, जिसके यहाँ पर 2 भाग आ चुके हैं। जिसने 2 भाग नहीं देखे उनको देख लें। और आज हम बात करेंगे भाग 3 के बारे में। तो देखेंगे इसमें भी कुछ 25 से 30 प्रश्नों को। बाकी आप लोग साथ बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए चलें। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। हमारे इसमें 56 प्रश्न हो चुके थे। तो 57वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो बड़ा आसान सा प्रश्न दोस्तों। जब हमारे भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना था हमारा, तब भी 22 भाग थे और आज जिसमें हमारे 22 भाग ही हैं। तो इसका हमारा सी आंसर सही है। और 58वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखिए, वर्तमान में इसलिए पूछा गया है क्योंकि जब शुरुआत में जब हमारा संविधान बना था तो वहाँ पर मात्र वहाँ पर 8 हमारी क्या थी, हमारी अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज जो हो चुकी हैं दोस्तों, हमारी 12 हो चुकी हैं। तो इसका हमारा सी आंसर सही है। और 59वां प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में जो गठित किया गया था वह किया गया था 1953 में। अब देखते हैं 60वां प्रश्न की भारत में एकल नागरिकता, जो भारत में जो एकल नागरिकता है की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, यह है हमारा ए, इंग्लैंड से। और 61वां प्रश्न है कि भारत में संविधान का भाग 3 संबंध है। तो दोस्तों, सभी लोग वाकिफ़ हैं कि हमारे भाग 3 में है वहाँ पर हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मूल अधिकारों की। तो अनुच्छेद 12 से लेकर हमारे अनुच्छेद 35 से हमारे मूल अधिकार आते हैं। कितने हमारे पास मूल अधिकार हैं। तो दोस्तों, हमारे पास वर्तमान में हमारे 6 मूल अधिकार हैं। क्योंकि जो हमारा 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा के अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है। तो ध्यान देना, वर्तमान में हमारे 6 हमारे क्या हैं, मूल अधिकार हैं। 62वां प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, भारत के जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार क्या है। तो दोस्तों, क्या हमारा मूल संविधान का हमारा एक हिस्सा है। और 63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है। तो दोस्तों, इसको कहा गया हमारे बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अनुच्छेद 32 में हमारे इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो आप लोग नोट करें ना, अनुच्छेद 32 करके। और 64वां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूँ, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, वह है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं। तो ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा प्रश्न हमेशा बनते हुआ आया है। और 65वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों, भारत में हमारा समान नागरिक संहिता जो लागू है यह दोस्तों हमारे गोवा में है। तो इसका हमारा डी आंसर हमारा इसका सही है। और अनुच्छेद अगर पूछे कि अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 44 में। और अगला प्रश्न हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की बात चल रही है, ठीक। जो मौलिक कर्तव्य जो हमारे जोड़े गए हैं दोस्तों, यह हमारे जोड़े गए हैं 67 का हमारा प्रश्न है बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसे किस माध्यम से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, मौलिक जो हमारा कर्तव्य है, ध्यान देना आप लोग, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको हमारे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको हमारे जोड़ा गया है, जो कि रूस से हमारा यह मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और अभी वर्तमान में कौन सा अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के क में है। तो अनुच्छेद 51 के क में है या 51 के ए में है। और 68वां प्रश्न है कि भारतीय संसद बनती है। भारतीय संसद कैसे बनती है दोस्तों। भारतीय संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अब जब बात करते हैं संसद की, तो दोस्तों संसद का जो हमें उल्लेख देखने में मिलता है अनुच्छेद 79 में मिलता है। एक हमारा शॉर्ट ट्रिक होती है दोस्तों, सरल करके आप लोग याद कर सकते हैं कि हमारा जो संसद है इसका उल्लेख किसमें है। तो हमारा 79 में है। और रॉ से कौन सा हो गया हमारा, रॉ से राज्यसभा 80 में, और लॉ से लोकसभा अनुच्छेद 81 में। मतलब इनका हमारा जो इनकी
जो गठन की इसमें व्याख्या की गई है, ठीक है, सरल करके। और 69वां प्रश्न है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर 20 का हमारा सही है। 6 माह का इसमें हमारे ऊपर समय अंतराल इसमें होता है। और 70वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र सौंपता है वह सौंपता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। और शपथ कौन दिलाता है इसको? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगर बात यह आती है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति यही जानकारी किसको देता है कि भी राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है? तो ध्यान देना उस टाइम पर उपराष्ट्रपति यह जानकारी देगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका हमारा तब इसका आंसर होता है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। कब? जब ये पूछता कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देता है, लेकिन परंतु जानकारी किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। 71वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लेना चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है 6 माह में भरा जाता है। इसका बी आंसर हमारा सही है। और 72वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा इसमें ये प्रश्न में आप लोगों ने जवाब देना है। जो मेरी तरफ से जो आंसर है, देखिए, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य या संसद के सभी सदस्य। तो एक तो है कि इसमें तो सभी सदस्य आ जाएंगे और संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग इसका कमेंट करेंगे इसका आंसर हमारा इन दोनों में से इसका आंसर क्या है। और 73वां जो प्रश्न हमारा कि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों ये देखिए, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए सभी सदस्य आजीवन होते हैं, ये गलत है। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है? देखिए 1/3 सदस्य हमारे क्या करते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं ना। तो इसका हमारा सही आंसर ए है, क्योंकि यह कभी विघटित नहीं होता है। और 74वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, वो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यसभा में? तो 12 सदस्य होते हैं। और ऐसा वर्णन हमारा कहाँ से लिया गया है? तो यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 75वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष का होता है। और मैंने पहले कहा कि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या लेते हैं? अवकाश ग्रहण करते हैं। और 76वां प्रश्न है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा कौन भंग कर सकता है? दोस्तों राज्यसभा कोई भंग ही नहीं कर सकता ना। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और 77वां प्रश्न है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वह दोस्तों अधिकतम कितनी हो सकती है? तो हमारी 552 हो सकती है। और वर्तमान में हमारी 545 है। लेकिन जब मूल संविधान था वहाँ पर दोस्तों मात्र 500 लोकसभा सदस्यों की यहाँ पर व्याख्या की गई थी। 78वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्वों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो मात्र हमारे 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन से। तो इसका ये आंसर हमारा सही है। और 79 प्रश्न है कि हमारा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति को न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर बात आ जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आपके लिए उम्र होनी चाहिए, तो हमारा कौन सा हमारा बी 25 वर्ष। और 80वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है हमारे वो राष्ट्रपति करता है। और मंत्री परिषद जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही करता है। 81वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बात दोस्तों वही आ गई, मैंने पहले आपसे कहा। तो हमारी कितनी? ए 25 वर्ष। 82वां प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों जो यह हमारा मंत्रिपरिषद है यह दोस्तों लोकसभा के प्रति हमारा क्या होता है? उत्तरदायी होता है। और बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि 83 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व मतलब अध्यक्षता कौन करता है? आपसे पूछा गया कि जब दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वो है सी लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक, राष्ट्रपति इसकी संयुक्त अधिवेशन या जो संयुक्त अधिवेशन है इसको राष्ट्रपति बुलाता है। और अनुच्छेद 108 के अनुसार कभी आएगा ना कि संयुक्त बैठक का किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद 108 में। और 84वां प्रश्न है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति करता है। क्योंकि कहीं पर हमारे राज्यपाल को राज्यपाल कहीं पर इसको हमारा उपराज्यपाल के नाम से इसको जानते हैं।
और 50वां प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का नाम है वित्त आयोग की बात करेंगे हम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा, एक मिनट, योजना आयोग के बोले नीति आयोग, ठीक है, वित्त नहीं, नीति आयोग, ठीक, नीति आयोग। तो इसका जो सही हमारा आंसर वह है ए, प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष हमारा होता है। और वही देखो, योजना आयोग बोलूँ या मैं कौन सा बोलूँ, नीति आयोग बोलूँ, इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता, तो हमारा प्रधानमंत्री ही होता है। तो क्वेश्चन दोनों का एक ही था, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 27वां प्रश्न है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों डोगरी जो भाषा हमारी है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, इसका ए आंसर हमारा सही है। और 28वां प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था। तो दोस्तों दलविहीन लोकतंत्र के जो पक्ष में होता हमारा वो होते हैं जयप्रकाश नारायण। तो इसका हमारा ए आंसर सही है। और 9वां प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, इसका निर्णय कौन करती है। तो इसका निर्णय दोस्तों राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका बी आंसर हमारा सही होता है। और 90वां प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली जो हमारी समिति होती है उसका नाम होता है बलवंत राय मेहता समिति। और बात करते हैं कि 91वां प्रश्न कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी। तो दोस्तों जो त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था की जो सिफारिश की थी दोस्तों, यह हमारे की थी बलवंत राय मेहता समिति ने ही। और जो बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, यह कब बनती है अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान देना आप लोग 1957 में। हालांकि दोस्तों जो ये बलवंत राय मेहता समिति जो बनती है, इसका जो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका जो समिति थी ना, ये तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति, तब इन्हीं के नाम से उसको हम जानते हैं भाई ये समिति थी। लेकिन जो इसकी समिति का जो मूल नाम था दोस्तों वो था ग्रामोद्वार समिति, ग्रामोद्वार समिति उसका नाम था। अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि इस जो हमारा ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति है ना, ये बलवंत राय मेहता की समिति भी इसको आज जानते हैं। और इसीलिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज व्यवस्था या वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। ध्यान देना, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी हम बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति को। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे भाग 3 था, कुछ आसान से प्रश्न थे इसमें, इतने टफ थे नहीं। लेकिन जो आगे जो सीरीज आएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रश्न थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसलिए साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।